हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। स्टूडेंट्स, आप में से वो सारे लोग जो नबार्ड 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर दी होगी। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। और प्रिपरेशन के अंदर एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है एक स्टडी प्लान। स्टडी प्लान के बिना जब हम तैयारी शुरू करते हैं, हमारी नाव ऐसे कहीं मझधार में होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि प्रिपरेशन जा कहाँ रही है। हम एफर्ट्स तो पुट इन कर रहे होते हैं बट हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो मेक श्योर करने के लिए कि आप की प्रिपरेशन इस तरह से ना हो, आप जो भी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं आपको उसके रिवॉर्ड्स मिले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टडी प्लान के बारे में। कहीं पर भी स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो यू कैन गेट इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बात आती है कि स्टडी प्लान की जरूरत ही क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम के अंदर ना आपके पास लगभग 10 सब्जेक्ट्स होंगे, 10 कंपोनेंट्स होंगे जिनको आपको प्रिपेयर करना है। 8 कंपोनेंट्स तो डायरेक्टली हमारे फेस 1 में आते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मॉक टेस्ट, ये सारे कंपोनेंट्स मिलाकर के लगभग हमारे पास 10-11 थिंग्स होती हैं जो आपको टच करनी होती हैं इस एग्जाम में सक्सीड करने के लिए। जब इतनी सारी चीजें होती हैं कवर इन करने के लिए तो बहुत मुश्किल होता है चीजों को प्रायोरिटाइज करने के लिए, क्या चीज हमें पहले करनी चाहिए, क्या चीज बाद में करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए। कई बार हम लोग जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसी में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं पढ़ाई करने में, तो ये एक बहुत फ्रूटफुल तरीका नहीं होता पढ़ने का। तो ये ध्यान में रखने के लिए कि क्या चीज मेरी स्ट्रेंथ है, क्या चीज मेरी वीकनेस है, किस चीज पर मुझे कितना टाइम देना है, उसके लिए ये स्टडी प्लान सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। ओके, नाउ सबसे पहले आती है बात बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस स्टडी प्लान। कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रखा गया था इस स्टडी प्लान को बनाने के लिए। सबसे पहली बात, इंटीग्रेटेड प्लान। देखिए, एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये सोचते हैं कि फेज 2 की तैयारी हम फेज 1 के बाद कर लेंगे, पहले फेज 1 तो निकले, फेज 2 उसके बाद होता रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। फेज 1 और फेज 2 के बीच में आपको मुश्किल से 1-1.25 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, इस इतने कम टाइम पीरियड के अंदर फेज 2 पूरा प्रिपेयर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये ब्लंडर प्लीज मत कीजिएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर ये वेट कर रहे हैं कि फेज 1 का रिजल्ट आ जाए, फेज 1 क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं फेज 2 की तैयारी करूं। अगर आप ऐसा करते हैं, ट्रस्ट मी, फेज 1 क्लियर करके भी कोई फायदा नहीं होगा, आप एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, फेज 1 की भी और फेज 2 की भी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। ठीक है, दूसरी चीज, एक दिन में आप जब भी पढ़ रहे हैं 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स मत पकड़िए। अगर आप केवल नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स एक दिन में हाथ मत लगाइए। ठीक है, चाहे आप फुल टाइम भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी अपना जितना भी टाइम है वो 2 ही कंपोनेंट्स को दीजिए। होता क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि 3-4 कंपोनेंट्स एक दिन में कवर अप कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होता है और वो 3-4 कंपोनेंट्स कवर अप करने में इशू ये होता है, हम सोचते हैं 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये। 2 घंटे में आप उस सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन बना नहीं पाओगे, उसे ग्रैस्प करना स्टार्ट ही करोगे, इतनी देर में आपके दूसरे सब्जेक्ट का टाइम हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको डेडिकेटेडली अपना पूरा टाइम केवल 2 ही कंपोनेंट्स को देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोकसिंग ऑन रेगुलर रिवीजन। ठीक है, बहुत बार ये होता है हम पढ़े जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हाँ ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, पीछे मुड़ के देखते हैं तो खेत साफ होता है पूरा। ठीक है, हमें कुछ याद ही नहीं होता जो हमने पढ़ा होता है और उसके बाद होने लगती है एंग्जाइटी कि पढ़ तो बहुत कुछ लिया है पर याद कुछ भी नहीं है। और वो इसलिए होता है क्योंकि हम रेगुलर रिविजन नहीं करते। इसमें एक और इश्यू आता है, बच्चे सोचते हैं कि हम पूरा वीक पढ़ेंगे और उसके बाद में सैटरडे को रिविजन करेंगे। कई बार वीक में कुछ इश्यू हो जाता है, हमें लगता है यार इस बार तो 3 ही दिन पढ़ाई करिए, छोड़ो अब सैटरडे का रिविजन, अगले हफ्ते देख लेंगे। अगर आपने एक भी अपना रिवीजन का स्लॉट छोड़ा ना, ट्रस्ट मी अगला वाला खुद ब खुद छूट जाएगा। छोड़ने की आदत एक बार लगती है और चीजें छूटती चली जाती हैं उसके बाद। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने रिवीजन को लेके बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। पढ़ाई में आपका डिसिप्लिन 1% कम भी हुआ शायद चल जाएगा, लेकिन अगर रिवीजन में आपका डिसिप्लिन कम हुआ बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो ये कि नोटिफिकेशन आने से पहले, लगभग अगस्त के महीने में हमारी नोटिफिकेशन आती है, तो नोटिफिकेशन आने से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो फेज 1 का हो चाहे वो फेज 2 का हो, नोटिफिकेशन से पहले। अगेन, नोटिफिकेशन और फेज
फेस 1 के अंदर टाइम ज्यादा नहीं होता। इस बार 1 अगस्त को नोटिफिकेशन आई थी और 1 सितंबर को पेपर था। 1 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन भी खत्म और पेपर भी हो गया था हमारा, ठीक है। तो टाइम बहुत कम होगा, इसलिए आपको अपना पूरा सिलेबस जो है वो फेस 1 से पहले, फेस 1 की नोटिफिकेशन से पहले इनफैक्ट खत्म करके रखना है। तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक और चीज स्टडी प्लान पे जाने से पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देखो, ये जो स्टडी प्लान है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इंक्लूड करके बनाया गया है इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके अपने पर्सनल स्ट्रेंथ होंगी, आपकी अपनी पर्सनल वीकनेस होंगी। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, आपको पता है कि मुझे एग्रीकल्चर आता है पर क्वांट में मेरा हाथ जरूरत से ज्यादा टाइट है, ठीक है। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, सपोज आपने एमबीए किया हुआ है, आपने कैट का एग्जाम दिया हुआ है, तो आपको पता है कि मेरे लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इतना बड़ा इश्यू नहीं है, मुझे दिक्कत आएगी एआरडी के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस प्लान को फॉलो करने से पहले अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, ये प्रिंसिपल्स तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस जो हैं उनको भी ध्यान में रखना है। ये चीज बिल्कुल नहीं भूलनी कि किस तरीके से हमें कि क्या मेरे स्ट्रेंथ्स हैं और क्या मेरे वीकनेसेस हैं, और उसके बाद आप इस स्टडी प्लान को या तो एज इट इज अप्लाई कर लो या थोड़ा सा इसे कस्टमाइज कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि स्टडी प्लान को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। देखो, सबसे पहली बात, यहां पर हम हफ्ते के 7 दिन यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से? आप मंडे टू फ्राइडे जो है अपने 5 डेज जो है आपके, आप कवर कीजिए बाय स्टडिंग 4 आवर्स डेली। 4 आवर्स आप पढ़िए, ठीक है। ये आपको करना है। और मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं नबार्ड के लिए, वो या तो वर्किंग होते हैं या वो किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने इन 9 मंथ्स के अंदर, कि आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं, एक लंबी जर्नी है, डेली 8-8 घंटे पढ़ पाना मुश्किल नहीं होता। अगर आप वर्किंग है तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, कि जॉब भी कर रहे हो और फिर 8-8 घंटे निकाल रहे हो। तो आप एक मिनिमल अमाउंट 4 आवर्स पर डे का आप लेके चलोगे तो भी 9 मंथ्स में आपका सिलेबस पूरा कवर अप हो जाएगा। ये स्टडी प्लान इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। अज्यूमिंग कि सैटरडे को आप फ्री होते हो, मोस्टली जो जॉब्स होती है उनसे सैटरडे को छुट्टी होती है, तो आप सैटरडे को 8 आवर्स दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका दिन है, आप उसको 8 आवर्स दीजिए। संडे को रेस्ट कीजिए, संडे को पढ़ाई मत कीजिए। ऑल्दो मैंने खुद यहां लिखा है यूटिलाइजिंग ऑल 7 डेज, बट नाउ आई एम माई सेल्फ टेलिंग यू कि जो सैटरडे का दिन, जो संडे का दिन है, उसको प्लीज रेस्ट के लिए यूटिलाइज कीजिए। आप जॉब भी कर रहे हैं, आप एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई रेस्ट बीच में नहीं लेंगे ना, 1 महीना 2 महीने के बाद आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपसे पढ़ाई नहीं होगी। शायद 1-2 महीना भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1-2 हफ्ते में ही एग्जॉशन आ जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप संडे जो है पूरा रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अपन जो भी आपकी हॉबी है, दोस्तों से मिलना है, जो करना है, संडे को आराम से करो, बस डिसिप्लिन तरीके से अपना मंडे टू सैटरडे गुजार लो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं कि किस वीक में आपको क्या पढ़ना है। तो वीक वाइज 9th मंथ स्टडी प्लान है, और यहां पर हमने जिस भी कंपोनेंट को टाइम दिया है वो उसमें बफर लेकर के टाइम दिया है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि अगर 9 वीक्स बोला है तो 9 4 36, तो 36 वीक्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। 39 वीक्स तक हमने इसका शेड्यूल रखा है, क्योंकि इसमें हमने बफर भी लिया है, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जिसकी लाइफ में कोई काम नहीं आता, जिसके घर में फंक्शन नहीं होते, जिनके घरों में रिश्तेदार नहीं आते। सबकी लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल लिव इन अ सोशल सेटअप। सो टू मेक श्योर कि आपके पास बफर हो, अगर कुछ इश्यू आ जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, आप किसी हफ्ते नहीं पढ़ पाते हो, तो भी आपके पास टाइम रहे। तो उस बफर को ध्यान में रखते हुए हमने 39 मंथ्स का एक प्लान आपके लिए यहां पर तैयार किया, एंड दीज आर द अटमोस्ट अमाउंट ऑफ वीक्स यू आर सपोज टू डिवोट अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, मैंने बोल तो दिया कि हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पर वो कंपोनेंट्स क्या हैं मैं एक बार क्विकली यहां लिख देती हूं, ताकि हमें ध्यान में रहे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है और कितना और बाकी रह गया है। तो एक तो हमारे पास आएगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, 5 तो ये हो गए। ईएसआई, एआरडी, जीए। करंट अफेयर्स को मैं सेपरेटली काउंट नहीं कर रही हूं, जीए में ही काउंट कर रही हूं, ठीक है। ईएसआई, एआरडी, जीए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, mock test and descriptive answer writing, right? Just wait. डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ठीक है। तो ये लगभग हमारे पास
10 कंपोनेंट्स हो गए जो हमें प्रिपेयर करने हैं। देखिए सबसे पहले आती है एआरडी की बात। एआरडी आपको सबसे पहले कवर करना है। क्यों कवर करना है? फेज 1 के भी मेरिट सेक्शन में आता है और फेज 2 के भी मेरिट सेक्शन में आता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एआरडी बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनके लिए एक इशू हो जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आप सबसे पहले एआरडी उठाइए। यहां पर आपकी जो 4 आवर्स डेली के हैं उन्हें हमने 2 शिफ्ट्स में डिवाइड किया है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, ठीक है। उसके बाद में वीक 1 टू वीक 7 एंड अप टू वीक 17, ठीक है, अप टू 17 वीक्स आप डिवोट कीजिए एआरडी पढ़ने के अंदर। अगर आप 2 आवर्स डेली के दे रहे हैं और सैटरडे को अराउंड 4 आवर्स का टाइम दे रहे हैं, तो 17 वीक्स अटमोस्ट टाइम है जो आपको एआरडी कवर करने के लिए चाहिए होगा। अब एआरडी को पढ़ना कैसे है, ठीक है, सिर्फ पढ़ लेना ये बताना मेरा यहां पर मोटिव नहीं है। किस तरीके से पढ़ना है कि फेज 1 और फेज 2 दोनों कवर अप हो जाए, उसके लिए आप ये बात ध्यान में रखिए। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। सोर्सेज की वीडियो भी मैं इसके बाद रिकॉर्ड करूंगी और उसमें आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द फ्री सोर्सेज आल्सो, तो आप उन फ्री सोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए। सबसे पहले तो सिलेबस निकाल लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने पास रखिए, ठीक है। एक सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, जस्ट गो थ्रू देम। आपको सॉल्व नहीं करना, बस उनको देख लो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितना डेप्थ में चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। वंस यू हैव डन दिस, ठीक है, उसके बाद अपना पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको आप पढ़िए। सॉरी, रिवाइज तो बाद की बात आएगी, पहले आप उसको थॉरोली समझिए, उसको पढ़िए। यहां पर आपको लर्न नहीं करना, पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा अपना कितना पढ़ना है ये जानने के लिए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हेल्प लेना। सेकंड स्टेप होगा अपने कॉन्सेप्ट्स को थॉरोली पढ़ना, ठीक है। यहां पर आपको कुछ लर्निंग नहीं करनी, जस्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और उनको समझने हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थर्ड स्टेप होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक को लर्न करना, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में बिठा लेना। क्योंकि नबार्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वहां पर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ब्रीड्स के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रोट लर्न करनी पड़ेंगी, इनका और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर चीज को लर्न कर लीजिए। यहां तक आते आते आपका जो एक फेज 1 की तैयारी होगी वो ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। ऑलमोस्ट क्यों कहा? कोशिश कीजिए कि आप एक 1 पेजर नोट हर टॉपिक के लिए बनाएं, एक समरी हर टॉपिक के लिए बनाएं, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो आपको हैंडी रहेगी, ठीक है। और सिर्फ बनाए नहीं, जो आपको सैटरडे को रिवीजन करनी है ना, वो आप उसी समरी शीट से करें। आपको पता भी चलेगा कि जो मैंने रिवीजन के लिए मटेरियल तैयार किया, इज इट इनफ और नॉट, ठीक है। तो अपनी समरी बना लीजिए। इसके साथ आपकी फेज 1 की तैयारी हो जाती है। उसके बाद आता है फेज 2 के लिए क्या किया जाए। जब एक टॉपिक आपने फेज 1 के लिए कवर अप कर लिया, प्लीज डोंट जंप टू अ सेकंड टॉपिक। पहले उस टॉपिक से रिगार्डिंग फेज 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। फेज 2 में मेजरली एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स। इन सारे टॉपिक्स के अराउंड जो है हमारे क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ये सारा फॉर्डर मटेरियल आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर यूपीएससी लिख दीजिए, नबार्ड लिख दीजिए, आपके पास वो निकल कर आ जाएंगे। मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वेबसाइट से आप पढ़ सकते हो, नबार्ड के एनुअल रिपोर्ट से आप पढ़ सकते हो। इन सारे सोर्सेज से आपको फॉर्डर मटेरियल इकट्ठा करना है इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ये सारा फॉर्डर मटेरियल आपको टॉपिक वाइज अपने पास इकट्ठा करना है। वंस यू आर डन विद इट, आपका वो टॉपिक कवर हो जाता है फेज 1 के लिए भी और फेज 2 के लिए भी, ठीक है। अब सिर्फ बात रह जाती है मॉक टेस्ट लिखने की, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिखने की, वहां पर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने की, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू आफ्टरवर्ड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरीके से आप एआरडी को अगर पढ़ते हो तो 17 वीक्स के अंदर, अगर हर दिन 2 घंटे का टाइम भी दे रहे हो और सैटरडेज को 4 आवर्स का टाइम दे रहे हो रिविजन के लिए, तो आपका 17 वीक्स एटमोस्ट टाइम है जिसके अंदर एआरडी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला शिफ्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले रीजनिंग, ठीक है। अगर मंडे टू सॉरी यहां पे इन्होंने 2 आवर्स, ठीक है। सो रीजनिंग जो है वो आपको मंडे टू फ्राइडे डेली 2 आवर्स के लिए पढ़नी है, ठीक है। और अप टू 10 वीक्स, अगर आप सिर्फ 10 वीक्स देते हो, 10 वीक्स का मतलब हुआ 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स एंड डेली 2 आवर्स अगर आप पढ़ते हो और सैटरडे को 4 आवर्स देते हो, आपकी रीजनिंग अगेन बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगी। सेम थिंग, अगर आप रीजनिंग को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो, कॉन्सेप्ट कवर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस देखो कि किस डेप्थ में पूछा जाता है, उस डेप्थ में पढ़ो और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। दैट इज इट। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
यहां पर जब 10 वीक्स में ये कवर अप हो जाती है आपकी रीजनिंग, तो आपको स्टार्ट करनी है क्वांट अगेन आपको 2 आवर्स पर डे देना है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे एंड इट विल टेक अराउंड 20 वीक्स टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहां पर एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है, रीजनिंग खत्म हो जाता है और क्वांट खत्म हो जाता है। रीजनिंग डन, क्वांट डन एंड एआरडी डन। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, फिफ्थ जो टॉपिक है यहाँ पर कि 21st टू 23rd वीक में आपको क्या कवर करना है, आपको कवर करना है ईएसआई। अब आप कहोगे कि मैम ईएसआई भी हमारा मेरिट सेक्शन में आता है और ईएसआई हमारा पेपर 2 में भी आता है, फेज 2 में भी आता है, तो केवल 3 वीक्स क्यों, 21, 22, 23, व्हाई ओनली 3 वीक्स टू ईएसआई? सी स्टूडेंट्स, ईएसआई एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। स्टैटिक पार्ट इज वेरी लेस रेलिवेंट एज फार एज द ईएसआई इज कंसर्न। मेजरली जो स्टैटिक पार्ट है वो आता है आपका जो फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, वहां पर हमसे जो स्टैटिक पार्ट है उससे रिलेटेड एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस होते हैं फेज 1 में भी और फेज 2 ऑब्जेक्टिव में भी जो स्टैटिक पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको स्टैटिक करना है, बट जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट को अनड्यू टाइम नहीं देना। ठीक है, तो ईएसआई स्टैटिक को 3 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हमें नहीं देना है, तो वीक 21, 22 एंड 23 हम ईएसआई स्टैटिक को देंगे और उसी के साथ साथ हमें करनी है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तक आप बहुत सारा जो स्टैटिक का पार्ट होगा ना वो पढ़ चुके होंगे, एआरडी से रिलेटेड है, ईएसआई से रिलेटेड है। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी जिसमें लर्निंग्स ऑफ नबार्ड आपके साथ शेयर किया गया था कि आपका जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मेजरली आपके ऐसे टॉपिक्स बहुत फिलोसफिकल या बहुत आउट ऑफ बॉक्स नहीं आते हैं। दीज आर द जनरल टॉपिक्स। जो ऐसे जो होते हैं वो हमारे एआरडी के टॉपिक से, ईएसआई के टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर 2 होता है वहां पर आप आंसर्स लिख रहे होते हो और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है। तो लिखने का तरीका अलग होगा, कंटेंट में थोड़ा अलग होगा, प्रेजेंटेशन अलग होगी, बट टॉपिक्स आपके सेम होते हैं। तो यहां पर जब आप ईएसआई भी और एआरडी भी इनके स्टैटिक टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे, सो नाउ इज द राइट टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ एसे, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसी एंड इन द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। 24, 25, 26 3 हफ्ते के अंदर कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग आपको कवर करनी है। व्हाई सो क्विकली? बिकॉज अगेन द कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इज नॉट दैट हाई। ठीक है, सिर्फ नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है और सेक्शनल कट ऑफ भी नाम मात्र की होती है, बहुत ज्यादा सेक्शनल कट ऑफ यहां नहीं होती। डिसीजन मेकिंग में आउट ऑफ 10 आई थिंक 2.5 इज मैक्सिमम जो हमारी कट ऑफ जाती है, और कंप्यूटर नॉलेज में भी मैक्सिमम 5 मार्क्स जाती है आउट ऑफ 20। ठीक है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। सो स्टूडेंट्स, आपको 3 वीक से ज्यादा कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग को टाइम नहीं देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहां पर आपको साथ में करना है जनरल इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है ना, नॉन मेरिट सेक्शन में अगर किसी पार्ट की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है तो वो है जनरल इंग्लिश। आउट ऑफ 30 अराउंड 12 मार्क्स 13 मार्क्स भी हमारी कट ऑफ जो है इंग्लिश में जाती है। तो जनरल इंग्लिश को आपको उसका ड्यू टाइम जरूर देना है। ठीक है, उसके बाद में वीक 27 से शुरू होती है हमारी असली कहानी, और वो है करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स इस एग्जाम में आपको 6 to 8 मंथ्स का पढ़ना होता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बीट ईएसआई, बीट एआरडी और बीट जीए, वो 6 to 8 मंथ्स का होता है। तो यहां पर 27th वीक से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करना है डेली 2 आवर्स दे करके। ठीक है, 2 to 3 आवर्स भी आप दीजिए, मैं तो ये कहूंगी। ठीक है, और उसके साथ में आपको करना है रिवीजन। रिवीजन हमने वीकली बेसिस पे तो किया ही है। ठीक है, सैटरडेज को तो हम रिवीजन कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक बार और रिवाइज करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि नोटिफिकेशन से पहले आपके 2 राउंड्स ऑफ रिवीजन हो जाएंगे। वीकली रिवीजन जो हम कर ही रहे हैं, और उसके साथ जब 27th वीक से या 30th वीक से जब आप आपका एआरडी, ईएसआई और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का जो है रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो दिस इज द स्टडी प्लान विच यू शुड फॉलो अगर आपको 2025 में नबार्ड का एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, सो
इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो तो एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर बोथ मेकिंग श्योर कि बोथ फेज 1 और फेज 2 आपका क्लियर हो रहा है, उसके साथ आपकी तैयारी, आपका रिविजन, आपके मॉक टेस्ट, सारी चीजें, सारे कंपोनेंट्स कवर हो रहे हैं और एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्टडी प्लान विच यू शुड बी फॉलोइंग एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Subscribe to our YouTube channel for more such useful videos, and thank you so much students for being there, and I wish you all the very best for your upcoming exams.